दोस्तों, एक सीरीज़ के माध्यम से हम हिंदी की लगभग सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, शब्द युग्म, पर्यायवाची शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अभिकारी, अव्यय शब्द, वाक्य विचार, मुहावरे, कहावतें, विराम चिन्ह, काल, प्रारूप लेखन, प्रपत्र, टिप्पणी, प्रतिवेदन, लेखन कला और पल्लवन। इस तरह से हम जो किसी भी प्रकार की कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं पूछे जाने वाले हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम छोटे छोटे पार्टों में सीखेंगे। इसको हम अध्याय 1 मानेंगे, हिंदी भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले देखिए बोली। बोली क्या चीज़ है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा सामान्यतः बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र में, जिसका क्षेत्र क्या हो, सीमित हो। बोली का मानक व्याकरण और मानक साहित्य नहीं होता, ठीक है। इसका कोई व्याकरण या मानक साहित्य नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, अनेक ऐसे जो बोलियां हैं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसी तरह देखिए विभाषा। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। विभाषा का आधा अधूरा व्याकरण भी होता है, लोक साहित्य भी होता है, जैसे कि ब्रज है, अवधी है, बुंदेली है, ठीक है। और अगर हम यहीं पर भाषा को देखें तो भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा हम कहते हैं, क्योंकि भाषा विभिन्न प्रकार की भाषा हो सकती हैं, अर्थात विचारों के आदान प्रदान के लिए जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस भाषा को हम उपयोग में लाते हैं वही क्या है? भाषा है। विचारों के आदान प्रदान के लिए ध्यान रखना है आपको। भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है ना। इसका क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। भाषा का मानक व्याकरण या मानक साहित्य भी होता है, और इसको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे कि हम बोल करके एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो मौखिक भाषा हो गया। अगर हम लिखित रूप में किसी बात को हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वो लिखित भाषा हो गया। इसका अगर हम प्रारूप देखें तो बोली से विभाषा बना और विभाषा से भाषा का विकास हुआ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा, अर्थात जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है, ठीक है। और भारत की अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो हिंदी खड़ी बोली है। इसी तरह राजभाषा को देखिए। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, खड़ी बोली। भाषा का विकास क्रम देखिए। सबसे पहले संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और उसके बाद क्या हुआ? प्राचीन हिंदी। ये कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम बताइए। भाषा परिवार को अगर हम देखें तो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिन्हें 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है, ठीक है ना। भारत में बोली जाने वाली 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? भारोपीय, ठीक है, द्रविड़, अस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। ये मुख्य रूप से है, आपको ध्यान रखना है। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा है। इन 4 भाषा परिवारों में भारोपी परिवार जो है सबसे बड़ा है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी। आकृति आकार के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विलिष्ट भाषा है। हिंदी का नामकरण देखिए। हिंदी मूलतः फारसी भाषा शब्द है। प्राचीन काल में भारत आने वाले ईरानियों ने सिंधु नदी एवं इस क्षेत्र के निवासियों की भाषा सिंधी को क्रमशः हिंदू नदी या हिंदी कहा। इसका कारण यह था कि फारसी में सा को क्या बोला जाता था? हा, और धा को क्या बोला जाता था? दा, ठीक है। इस प्रकार हिंदी का नामकरण ईरानियों के द्वारा किया गया है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का नामकरण किन के द्वारा किया गया था। हिंदी का वर्गीकरण आप देखें तो ग्रियर्सन के अनुसार 1889 में हिंदी भाषा का 5 उपभाषाओं और 17 उपबोलियों में उन्होंने वर्गीकरण किया है। एक पुस्तक
ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका उल्लेख है। देखिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी हिंदी, ये 5 उपभाषा परिवारों में हिंदी भाषा को विभाजित किया गया है। और इनकी जो बोलियां हैं, जैसे पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, और पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली जिसको कौरवी भी कहा जाता है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू या जिसको हम हरियाणवी कहते हैं। पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली जिसको बोलते हैं, और राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी जिसको जयपुरी भी कहा जाता है। और बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं वो भोजपुरी, मगही और मैथिली हैं। इस प्रकार से 17 बोलियों में हिंदी भाषा को विभक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में बघेली, बुंदेली, मालवी बोली जाती है मुख्य रूप से। बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से, बुंदेली एवं मालवी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि बघेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आपको बताना है अर्धमागधी, और बुंदेली, मालवी का जो विकास है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी, इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा में अनुच्छेद 343 से 351 तथा अनुच्छेद 120 व 210 में राजभाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रावधान है। आगे हम इन्हें देखेंगे। अनुच्छेद 343 क्या है? संघ की राजभाषा, ठीक है। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या है? देवनागरी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ये अनुच्छेद 343 में उल्लेख है। इस प्रकार भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या हुई? देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है, जबकि अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? रोमन वर्णात्मक है, ध्यान रखना है, जिसको अल्फ़ाबेटिकल स्क्रिप्ट कहते हैं। अनुच्छेद 344 में क्या है? राजभाषा के संबंध में आयोग व संसद की समिति। राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात 10 वर्षों की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ये 344 में उल्लेख है। साथ ही राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करने तथा उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देने के लिए संसद की राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। ये 344 में उल्लेख है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है, जिसने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 345 क्या है? राज्य की राजभाषा व राजभाषाएं, इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य किसी राज्य व संघ के मध्य संचार की भाषा जो होगी वो अनुच्छेद 346 में है। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा। 48 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 349 में भाषा संबंधी विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। और 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इस प्रकार से 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश हैं। और अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। इसी तरह अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। आगे देख सकते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, किंतु 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया और 71वें संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को शामिल किया गया है। इसी प्रकार 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली।
इस प्रकार से 22 कुल भाषा अब 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। भाषा के अंग, भाषा के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। भाषा की लघुत्तम इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और सार्थक वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, तथा शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। इस प्रकार से भाषा की सबसे इकाई ध्वनि तथा पूर्ण इकाई क्या है? वाक्य है। ठीक है। ध्वनि, वर्ण और अक्षर की अगर हम बात करें तो ध्वनि, वर्ण और अक्षर भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। मुंह से उच्चारित अ, क, ख आदि ध्वनियाँ हैं और ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण हम कहते हैं। जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक श्वास के ही आघात में हो जाए तथा जिन्हें विभाजित करने से वे अपना स्वतंत्र अर्थ खो दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ओम, मैम, स्नान, ठीक है ना, हलंत लगा हुआ है, आदि अक्षर ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है। अगले भाग में हम ध्वनियाँ को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे।